एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। हाल ही में बहुत ज्वलंत मुद्दा समान नागरिक संहिता का उभरा हुआ है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यह एक राजनीतिक मुद्दा होने के साथ साथ हमारे देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सर्वोपरि यह एक संवैधानिक और विधिक या कानूनी मुद्दा है। प्रश्न उठता है कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आ गया, क्योंकि यह मुद्दा तो बहुत पहले से है। जब से हमारा संविधान लागू हुआ, हमारे मूल संविधान के अंतर्गत ही संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के संबंध में प्रावधान किया गया है और इस संबंध में राज्य को इसे लागू करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और अभी तक संविधान के लागू होने के बाद से 72-73 वर्षों में इसे लागू नहीं किया जा सका है। अभी हाल ही में ये मुद्दा पुनः चर्चा में क्यों आ गया है, तो इसका कारण ये है कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अंतर्गत प्रारंभ से ही समान नागरिक संहिता को लागू करने का मुद्दा शामिल है और केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में इस संबंध में फिर से पहल की गई है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद श्री किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया, जिस प्रस्ताव को राज्यसभा ने पारित भी कर दिया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के संबंध में एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जो आयोग इस संबंध में सभी मुद्दों पर विचार करे और अपने सुझाव प्रस्तुत करे। स्वाभाविक रूप से विपक्षी दल इस मुद्दे के उठने के साथ ही सत्ता विरोधी रवैया अख्तियार कर चुके हैं। सत्ता पक्ष और विरोधी दलों का रुख इस मुद्दे पर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अलग अलग है, जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि विशुद्ध रूप से यह एक संवैधानिक और कानूनी मुद्दा है और इस पर उसी ढंग से विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या है। तो समान नागरिक संहिता, जिसे अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य के द्वारा भारतीय भूभाग के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो भी प्रावधान होते हैं, वो प्रावधान संवैधानिक रूप से राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, अर्थात राज्य इनको लागू करने के लिए संवैधानिक दृष्टि से बाउंड या बाध्य नहीं होता है, बल्कि राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि राज्य आवश्यक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इनके संबंध में कानून बनाए और इन्हें लागू करे। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो भी उल्लेख किया गया है, उन सभी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कोई भी नीति निर्देशक तत्व स्वतः प्रभावी नहीं होता है। इनको प्रभावी करने के लिए संसद के द्वारा या राज्यों के विधानमंडल के द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता होती है। तो जब तक संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता के संबंध में राज्य को जो निर्देश दिया गया है, इस संबंध में राज्य के द्वारा
कोई कानून नहीं बना दिया जाता तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसीलिए अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के संसद और विधानमंडलों के द्वारा लागू करने के लिए कानून बनाया जा सकता है और राज्य सरकारें अपने सीमा क्षेत्र के अंतर्गत इस संबंध में कानून बना करके समान नागरिक संहिता को अपने राज्य के भीतर लागू करना चाहें तो लागू कर सकती हैं। यही कारण है कि सन 1966 से ही गोवा में समान नागरिक संहिता राज्य स्तर पर लागू है और हाल ही में उत्तराखंड सरकार और इसके साथ ही साथ गुजरात सरकार ने इसे लागू करने के संबंध में कुछ पहल प्रारंभ किया है, कुछ कदम उठाने शुरू किए हैं। हालांकि अभी इन दोनों राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया है, लेकिन एक सुदबुगाहट से इस संबंध में प्रारंभ हो चुकी है। रही बात केंद्र सरकार के स्तर पर, तो लागू करना तो बहुत दूर की बात है। इस संबंध में अभी तक किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी प्रयास भी नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार इस संबंध में पहल प्रारंभ किया है, तब से यह मुद्दा अचानक ही चर्चा में आ गया है। हम देखना चाहेंगे कि समान नागरिक संहिता है क्या। तो समान नागरिक संहिता देश के भूभाग के अंतर्गत रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, चाहे वह किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, चाहे वे किसी भी संस्कृति से संबंध रखते हों और चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए समान रूप से कुछ कानून होने चाहिए। इसके संबंध में एक संहिता बनाया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। दंड या अपराधों के संबंध में एक समान कानून हमारे देश में है, भारतीय दंड संहिता। इसी प्रकार से उस दांडिक प्रक्रिया के संबंध में भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या दंड प्रक्रिया संहिता हमारे देश में ब्रिटिश पीरियड से ही लागू है। और भी इस प्रकार के कई कानून हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, साक्ष्य अधिनियम या एविडेंस एक्ट है। तो बहुत से ऐसे कानून हैं जो समान रूप से भारत के सभी नागरिकों पर लागू हैं। लेकिन ऐसे बहुत से मुद्दे हैं हमारे जीवन के, जिनके संबंध में अभी भी निजी विधियां या प्राइवेट लॉ के माध्यम से निर्णय लिया जाता है न्यायालयों के द्वारा, जिसे हम हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ इत्यादि के नाम से जानते हैं। हालांकि हिंदू कोर्ट बिल, जो कि 1956 में भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया, उसके द्वारा हिंदुओं के संबंध में, जिसके अंतर्गत की न केवल हिंदू बल्कि जैन, बौद्ध और सिख भी शामिल हैं, उनके संबंध में एक समान कानून लागू है। उनके विवाह के संबंध में, उनके विवाह विच्छेद के संबंध में, या उनके गोद लेने के अधिकार के संबंध में, या गार्जियनशिप या संरक्षण के संबंध में, या वरासत के संबंध में। लेकिन देश के सभी नागरिकों के ऊपर यह लागू नहीं होता है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता लागू होगी तो इसका आशय यही होगा कि चाहे कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी क्यों न हो, उनके शादी के,
उनके शादी को समाप्त करने अर्थात विवाह विच्छेद या डाइवोर्स तलाक के, इसी प्रकार से उनके लैंड ओनरशिप या संपत्ति के स्वामित्व के या संपत्तियों के परिवारजनों या रक्त संबंधियों में बंटवारे के संबंध में या गोद लेने के संबंध में या संतानों की परवरिश करने के संबंध में या विवाह के समाप्ति के बाद भरण पोषण, तलाकशुदा के भरण पोषण के संबंध में, इन सभी के संबंध में पूरे देश में एक ही प्रकार का कानून लागू करना ही समान नागरिक संहिता को स्थापित करना है, जो कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। जैसा मैंने कहा कि राज्यों के स्तर पर एकमात्र गोवा में सन 1966 से ही यह समान नागरिक संहिता की व्यवस्था लागू है। यदि हम इतिहास में पीछे जाकर के देखें तो हमारे मन में सहज ही सवाल उठेगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्यों रखा, जिसको कि लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। इस संबंध में खुद डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये कहा था कि वर्तमान समय में अनुच्छेद 44 का समान नागरिक संहिता ये कोई इम्पोजिशन के रूप में नहीं है, अर्थात इसे लागू करने के लिए तत्कालिक रूप से नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये एक प्रपोजल या एक प्रस्ताव के रूप में है, राज्य के समक्ष एक प्रस्ताव के रूप में रखा गया है कि राज्य राष्ट्र की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए बनाने का प्रयास करे। इसी प्रकार से पंडित नेहरू ने भी, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बात कही थी कि तत्कालिक तौर पर इस समान नागरिक संहिता के विचार को लागू करना संभव नहीं है, इसीलिए इसे भविष्य के लिए छोड़ा जा रहा है और इसे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखते हुए राज्य की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान में तो इसे रखा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी न कभी तो इसको लागू किया जाना चाहिए। संविधान 1950 में लागू हुआ और अब हम इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए, संविधान लागू होने के भी 72 साल पूरे हो चुके हैं। आखिर कितना लंबा इंतजार हमें करना होगा समान नागरिक संहिता के संबंध में। अब हम यदि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की राय पर विचार करें, और क्यों विचार करें, क्योंकि संविधान के किसी भी प्रावधान के संबंध में कोई भी विवाद उभरता है तो उस पर संविधान की सर्वोच्च व्याख्याता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की राय मान्य होती है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का यह अधिकार स्वयं संविधान से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए यह प्रासंगिक होगा कि हम देखें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय की क्या राय रही है। जैसा हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को भी ये शक्ति प्राप्त नहीं है संविधान के तहत कि वह अनुच्छेद 44 के को लागू करने के लिए सरकार को अपनी ओर से आदेशित करे, नहीं कर सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी सीमाओं में रहते हुए और संविधान की भावना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न मामलों की सुनवाई के अंतर्गत जब कभी भी समान नागरिक संहिता का मुद्दा प्रासंगिक प्रतीत हुआ तो उस संबंध में समय समय पर अपनी राय व्यक्त करता रहा है। याद रखें, राय न कि निर्णय, क्योंकि निर्णय तो इस मुद्दे पर वो दे नहीं सकता। तो अपनी राय व्यक्त करता रहा है। उदाहरण के तौर पर जब मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाहबानो बेगम का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के सामने था
1995 में, जो कि हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और एक बहुत ही विवादास्पद केस है। तो उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के मुद्दों के संबंध में शादी, तलाक या गोद लेने या संपत्ति इत्यादि के लेन देन और विरासत के संबंध में पूरे देश के नागरिकों को एक समान कानून के दायरे में लाया जा सके। दुर्भाग्य था देश का कि उस समय की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को ही पलट दिया। सबानो मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था उसको ही कानून बना करके पलट दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की राय पर विचार करना तो बहुत ही दूर की बात है। अब इसी प्रकार से सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की सुनवाई करते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार पुनः यह कहा कि समान नागरिक संहिता को सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे ही एक आध और मुद्दे हुए, जैसे कि ये जॉर्डन डिंगडे वर्सेस एसएस चोपड़ा का मुद्दा था। इसमें भी पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि बहुत समय हो गया, अब इसे लागू करना चाहिए। 1991 में जस्टिस कुलदीप सिंह ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 44 का जो प्रावधान है समान नागरिक संहिता के संबंध में संविधान में, ये मानो कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है और डेड सा हो गया है। अब इसको उस कोल्ड स्टोरेज से निकाल करके पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, अर्थात इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर समान नागरिक संहिता को लागू करने की आवश्यकता महसूस करता रहा है और इस संबंध में अपनी संवैधानिक सीमाओं और मर्यादा के भीतर रहते हुए अपनी भावना व्यक्त करता रहा है और इसकी आवश्यकता को महसूस करता रहा है और राज्य को अपनी राय व्यक्त करता रहा है कि राज्य के द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए, अर्थात समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि समान नागरिक संहिता जो अभी तक लागू नहीं है, तो आखिर इसको लागू कर देने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा? तो इसको लागू करने से कई लाभ प्राप्त होंगे, जिसमें सबसे पहली बात तो ये होगी कि देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी, राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत होगी और हमारे संविधान के प्रियम्बल में प्रारंभ में ही यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को और अधिक मजबूती देने में और जो धर्म और संप्रदाय के आधार पर एक राष्ट्रीय एकता के संबंध में रह करके खाई पैदा होती रहती है, उसको समाप्त करने में समान नागरिक संहिता को लागू करने से मजबूती प्राप्त होगी और देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी। दूसरी बात यह कि जब कोई ऐसा मुद्दा न्यायालय के समक्ष आता है जिसमें कि दो अलग अलग धर्मों के, संप्रदायों के लोग हों और वे वैवाहिक बंधन में बंधे हों और उनका विवाह विच्छेद, उनके तलाक का मुद्दा आता हो या उनको लेकर के उनके गुजारा भत्ते या संपत्ति के बंटवारे इत्यादि के संबंध में मुद्दा आता हो, तो ऐसे मामलों को निपटाने में न्यायालय को बहुत पेचीदगी आती है और एक ही मुद्दे के लिए यदि वो अलग अलग धर्मों से संबंधित है तो अलग अलग कानूनों के तहत उनका फैसला करना होता है। इससे न्यायिक प्रक्रिया जटिल हो जाती है, मुकदमों को निपटाने में समय भी अधिक लगता है। जब विवाह से
संबंधित जितने भी मामले होंगे उन सबको निपटाने के लिए एक ही कानून होगा। या विवाह के बाद गुजारा भत्ता देने के संबंध में, एलिमनी के संबंध में समान कानून होगा। या उत्तराधिकार के संबंध में समान कानून होगा। इसी प्रकार से बच्चों को गोद लेने के संबंध में, संतानों को संरक्षण देने के संबंध में हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक ही प्रकार का कानून होगा। तो ऐसे मामलों को सुगमता से निपटाना न्यायालय के लिए सरल होगा और बहुत प्रकार का जो अनावश्यक कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो सब कंफ्यूजन भी दूर होगा। सबसे बड़ी बात कि इससे पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समानता की स्थिति स्थापित होगी। हम धर्मनिरपेक्षता पर बहुत बल देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूलभूत सिद्धांत में शामिल किया है। सच्ची पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता तब तक नहीं हमारे देश में स्थापित हो सकती जब तक कि समान नागरिक संहिता को इस देश में लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाना और सभी के साथ बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समान बर्ताव किया जाना ही सच्ची पंथ निरपेक्षता है। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि सबके लिए एक कानून होगा तो भेदभाव का सवाल ही नहीं उठेगा। इसी तरह से इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि एक देश एक कानून, जैसे हम कह रहे थे कि एक देश एक टैक्स, जैसे जीएसटी लागू किया गया, तो उसी तरह से एक देश एक कानून, अर्थात किसी भी एक विषय के लिए, एक मुद्दे के लिए सभी भारतवासियों के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। ये सैद्धांतिक दृष्टि से भी उचित है, सही है और राइट टू इक्वलिटी के अनुरूप है, रूल ऑफ लॉ के भी अनुरूप है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए। ऐसे ही समान नागरिक संहिता अनावश्यक रूप से इसको एक धार्मिक मुद्दे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में धार्मिक मुद्दा से कहीं अधिक ये एक सामाजिक मुद्दा है और लैंगिक न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि समान नागरिक संहिता के न होने की वजह से महिलाओं के साथ बहुत अधिक भेदभाव होता है। उनके अधिकार विवाह के संबंध में या विवाह विच्छेद या तलाक के संबंध में या विवाह या अलग होने की स्थिति में गुजारा भत्ता प्राप्त करने के संबंध में पुरुषों की तुलना में बहुत कम है और कुछ धर्म की महिलाओं की स्थिति तो इस संबंध में अत्यंत दयनीय है और पूरी तरह से पुरुषों के ऊपर निर्भर है। उनकी जो निजी विधियां हैं वो पूरी तरह से पुरुषों के पक्ष में है। और हमारा जो संविधान है वह समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत स्त्री पुरुष की बराबरी की बात करता है। तो संविधान की भावना के अनुरूप है कि स्त्री पुरुष दोनों को बराबरी का अधिकार हो, कम से कम कानूनी तौर पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस कानूनी समानता को सही रूप में स्थापित करने के लिए भी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। एक प्रकार से प्रकारांतर से कहा जाए तो इसको लागू करके हम महिलाओं की स्थिति को बेहतर कर सकते हैं और वीमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण को और अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं। संविधान की भावना के भी अनुरूप है समान नागरिक संहिता लागू करना। क्योंकि संविधान में लिखा है और उसको लागू ही न किया जाए, उसका पालन ही न हो, तो फिर तो चाहे अनचाहे ये कहीं ना कहीं
संविधान की भावना के साथ मजाक हो गया, फिर लिखा क्यों गया है? आखिर भले इसको तत्कालिक तौर पर लागू करने के लिए कंपल्सरी प्रोविजन के रूप में संविधान में शामिल न किया गया हो, केवल नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया हो, बावजूद इसके कभी न कभी तो संविधान निर्माताओं की अपेक्षा रही होगी कि नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जाए। तो कितना लंबा इंतजार होगा, 72-73 साल का इंतजार क्या कम होता है? लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। एक प्रकार से ये हमारे संविधान की भावना और संविधान निर्माताओं की भावना के भी विपरीत है, जो कि होना नहीं चाहिए। सच्ची स्थिति यही है कि इसको शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। कई लोग ये तर्क देते हैं कि इसे लागू किए जाने पर मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। किस मूल अधिकार का? तो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक का, उसका उल्लंघन होगा। और इस आधार पर बहुत से लोग कहते हैं कि समान नागरिक संहिता को हम नहीं मानेंगे और इसे हमारे ऊपर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हमें किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। तो किसी भी को धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अब यदि हमारे ऊपर समान नागरिक संहिता लागू किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, तो ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, जो कि एक कुतर्क है। ये तर्क बिल्कुल ही लागू नहीं होता, इसको स्पष्ट कर लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों में इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ आर्टिकल 44। नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में दूर दूर तक किसी भी प्रकार का अंतर विरोध नहीं है। क्यों अंतर विरोध नहीं है? तो इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है, जो व्यक्ति की अपनी एक निजी चीज है, जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो ये सब हमारी निजी चीजें हैं। दूसरी ओर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके अंतर्गत शादी, विवाह, विच्छेद, तलाक से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अभिभावक, उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दे हैं, ये मुद्दे अंतरवैयक्तिक हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन या अंतरवैयक्तिक संबंधों से संबंधित विषय हैं, जिनको कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत ला करके देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से कानून को बना करके उसे संहिताबद्ध किए जाने की बात की जा रही है। तो इसका यूसीसी या समान नागरिक संहिता का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है कि यदि इसे लागू किया जाएगा तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी और हमारे मूल अधिकारों का, अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले से ही इसको क्लैरिफाई कर दिया है और यही कारण है कि 22वें विधि आयोग ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके पहले भी 2018 में भी 21वें विधि आयोग ने भी इस संबंध में अपना विचार व्यक्त किया था और हाल ही में 22वें विधि आयोग के द्वारा अभी इसी वर्ष इस संबंध में देश के सभी नागरिकों से और सभी पक्षों से विचार मांगे गए हैं कि वो लोग समान नागरिक संहिता को लागू करने के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। इसके सारे लाभों को हम देखते हैं तो निश्चित रूप से इसको लागू करने के लाभ ही लाभ हैं और नुकसान कुछ भी नहीं है और ना ही ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है और ना ही किसी भी धार्मिक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर भी कोई आंच डालता है, बल्कि
इसको लागू किए जाने से संविधान के प्रति लोगों का सम्मान पहले की तुलना में और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी स्वयं हमारे संविधान के अंतर्गत ही लिखा हुआ है। इसको लागू किया जाएगा तो संविधान का पालन होगा। तो ऐसे में इसको लागू किया जाना हर दृष्टि से उचित है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है इसका विरोध करने का, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसको सांप्रदायिक मुद्दे की तरह से दिखलाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के ऊपर जानबूझ करके इसको थोपा जाएगा। पहले ही बताया गया कि इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। देश के सभी नागरिकों के लिए यह समान रूप से लागू होगा। दूसरी बात की इसे एक तरफा तौर पर बना करके लागू नहीं किया जाएगा। देश के सभी संप्रदायों से, सभी समुदायों के लोगों से विचार विमर्श करने के बाद सबकी सहमति स्थापित करके, सबकी सहमति पैदा करके इसे लागू किया जाएगा। इसीलिए इसके संबंध में एक आयोग को गठित करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि आयोग सभी पक्षों से विचार विमर्श करे। एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में वह इसके लागू करने के संबंध में क्या बाधाएं आ सकती हैं और उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, इन सभी को ध्यान रखते हुए वो अपना सुझाव प्रदान करेगा। इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है कि समान नागरिक संहिता के लागू किए जाने के प्रयास किए जाने से कहीं पर देश में सांप्रदायिक विभाजन की स्थिति होगी और कुछ लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ये अनावश्यक रूप से कहा जाए कि दुष्प्रचार है। इस देश की जनता जाति धर्म संप्रदाय की भावना से ऊपर उठ करके देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए जब कभी भी आवश्यकता पड़ी है आगे आती रही है। और यह भी एक ऐसा मुद्दा है कि कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व की तरह से हो सकते हैं जो अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करें या वोट बैंक की राजनीति को दृष्टिगत रखते हुए समुदाय विशेष को भड़काने के लिए कुछ राजनीतिक तत्वों के द्वारा इस प्रकार की हरकतें की जा सकती हैं। लेकिन अधिकांशतः भारतीय जनता इसको स्वीकार करेगी। ठीक वैसे जैसे तलाक के संबंध में जो कानून बना तो उस समय तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, लेकिन आज सभी ने उस कानून को स्वीकार कर लिया है और मुस्लिम समुदाय की महिलाएं उस कानून से प्रसन्न हैं। उनके अधिकारों का पहले की तुलना में बेहतर ढंग से संरक्षण हो रहा है और सभी लोग अब उसका कोई भी विरोध नहीं करें, सभी उस कानून को स्वीकार कर चुके हैं। तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए थोड़ा उथल पुथल हो, लेकिन अंततः सब लोग उसको स्वीकार करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि इस कानून को लागू करते समय सरकार या जिन लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी हो उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का उद्देश्य है देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना, न कि कमजोर करना। इसलिए इसको लागू करते समय सभी की भावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए। एक तरफा रूप से समान सिविल संहिता के नाम पर किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए परंपराओं को अन्य समुदायों के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, बल्कि आधुनिक समाज में, एक प्रगतिशील समाज के रूप में तर्क और विज्ञान की कसौटी पर और आधुनिक चिंतन के आधार पर जो प्रावधान लागू किए जाने तार्किक प्रतीत हो, उचित प्रतीत हो, जो संपूर्ण मानवता के हक में हो, धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठते हुए जो स्त्री पुरुष सबकी बराबरी के लिए हो, उनको ही समान सिविल संहिता के तहत समाहित करके लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हमारे समाज के अंतर्गत बहुत अधिक संख्या जनजातियों की भी है, उन जनजातियों की अपनी कुछ खास विशिष्टताएं होती हैं, उनकी परंपराएं होती हैं। राष्ट्र की मुख्य धारा का वो हिस्सा अभी भी पूरी तरह से नहीं बन पाए हैं,
तो उनकी अपनी कुछ विशेष समस्याएं और कुछ विशेष बातें हों, तो समान नागरिक संहिता को लागू करते समय उसको भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिए, ताकि उनके अधिकारों का समान नागरिक संहिता के नाम पर किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होने पाए, क्योंकि ये देश सबका है। इस बात को हमें समझना होगा। और कोई एक पार्टी या कोई एक सरकार ही किसी न किसी समय इसे लागू करेगी, इसलिए इसे दलगत भावना से ऊपर उठ करके देखने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।